नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में आप सभी को बताया गया था जो छत्तीसगढ़ टेट एग्ज़ाम होने वाला जो फरवरी महीने में, साथ ही साथ आप सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश पढ़े होंगे कि उन्होंने जो पुराने जो शिक्षक हैं उनके लिए टेट एग्ज़ाम अनिवार्य कर दिया गया है, जिसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था आप सभी के लिए कि टेट जो परीक्षा होगा जो वर्ग 2 वाला है, तो आप जैसे आपको बताया गया था वर्ग 2 का जो सिलेबस आपको पढ़ाया था मैं वर्ग 2 के लिए बता दो ना, ध्यान रखना। ये वर्ग 2 में जो आपका सिलेबस है वर्ग 2 के लिए, इसमें आप पढ़ते होंगे जो 60 नंबर का होता है, 60 अंक का, वो 60 अंक किससे आते हैं? सामाजिक अध्ययन से आते हैं, सामाजिक अध्ययन। और मैं पिछले बार भी सिलेबस बताया था सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कि पहला जो मेजर जो सब्जेक्ट होते हैं भारतीय इतिहास, और दूसरा जो सब्जेक्ट होता है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, और तीसरा जो होता है भारत का संविधान, भारतीय संविधान, और एक पढ़ते हो क्या इसके अंतर्गत? इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, और आप पढ़ते कौन सा? छत्तीसगढ़। इसमें कौन सा शामिल होता है? छत्तीसगढ़। इतने को मिला कितने आते हैं? 60 अंक, जिसमें से मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में जो 20 प्रश्न जो होंगे इतिहास से होंगे, ध्यान रखना, और 10 जो प्रश्न आते कहाँ से आते? भारतीय भूगोल से। तो मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था इतिहास के प्रमुख पिछले साल का जो प्रश्न आए होते, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया गया था, ध्यान होगा आपको। इस बार मैं आपके लिए आया हूँ भारत का भूगोल और विश्व भूगोल, जो कि हर एग्जाम में, टेट एग्जाम में कहीं ना कहीं 10 अंक आएंगे। मैं इस बार 2024 का और 2022 का जो 2 बार टेट एग्जाम जो हुआ था प्रीवियस ईयर का, उसका क्वेश्चन को आपके लिए एमसीक्यू पैटर्न में लेकर उपलब्ध हुए हैं, ध्यान रखेंगे। साथ साथ आपको आगामी जो भी परीक्षा होगा सीजी व्यापम या सीजी टेट को लेकर, उसमें काफ़ी ये काम आने वाला है। चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे अन्य कोई भी एग्जाम होगा उसके लिए, तो ध्यान रखिएगा। भारत का भूगोल के प्रमुख प्रश्न है। आज हम जो प्रश्न जो कर रहे हैं सीजी टेट का जो प्रश्न आए थे 2022 और 2024, और सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। मैंने पिछले क्लास में इतिहास के प्रश्न करवाए थे, आज भारतीय भूगोल करवाए थे, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए, भारत का इस्पात नगर कहाँ स्थित है पूछा गया है। तो आप पढ़ते हो भारत में पहला जो आप स्टील प्लांट पढ़े होंगे, इस्पात कारखाना जिसको आप बोलते हो, आप पढ़ते हो टाटा कंपनी का, जिसमें आप पढ़े होंगे टिस्को, आप पढ़ते हो गया टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड। ये कब की बात है? 1907। किसने स्थापित करवाया थे? तो आप नाम पढ़ेंगे जमशेद जी टाटा, नाम पढ़े हो जमशेद जी टाटा, इनके द्वारा स्थापित करवाया गया था। कहाँ पे करवाया गया था? झारखंड में सिंहभूम। कौन सा क्षेत्र? झारखंड में, जिसके वजह से उन्हीं के नाम पे एक नगर बसाया गया है, कौन सा? जमशेदपुर, झारखंड में, ध्यान रखना। उसी जमशेदपुर को नाम से जाना जाता है क्या? टाटा नगर के नाम से, ध्यान रखेंगे ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर हुआ? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल में चलने वाली तूफान को क्या कहते हैं? अब ये स्थानीय हवाएं, ध्यान रखेंगे, मेन जो तूफान का नाम दिया गया है। आप पढ़ते हो भारत में प्री मानसून वर्षा, जैसे कि हमारे यहाँ मानसून का जो आगमन होता है वो जून महीने में होता है, और उससे पहले जो आता है उसको क्या बोलते हैं? प्री मानसून हवाएं बोली जाती है। जैसे कि मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ भारत में कौन कौन सी प्री मानसून हवाएं होती है लोकल एरिया पे। आप पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट एरिया वाले पे, यहाँ पे आप पढ़ते हो एक नाम है नॉर्वेस्टर, और एक नाम पढ़ते हो कौन सा? बोर्डो चिल्ला। ये दोनों कहाँ पे हैं? नॉर्थ ईस्ट वाले में चलने वाली क्या है? प्री मानसून हवाएं हैं, जो वहाँ पे चाय की खेती के लिए क्या होता है? अच्छा माना जाता है, क्योंकि वर्षा होती है उससे। वो यही हवा जब पश्चिम बंगाल, ओडिशा ये वाले क्षेत्र में आता है, तब इसी को क्या नाम दिया जाता है? काल बैसाखी। देखिए, जब पश्चिम बंगाल बहती है ये हवा चलती है तो उसको क्या बोला जाता है? काल बैसाखी नाम दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, ये छत्तीसगढ़ को भी प्रभावित किया है, कभी कभी उड़ीसा वाले क्षेत्र को प्रभावित करता है। बैसाख महीना ध्यान रखेंगे आप, बैसाख वाला हिस्सा जो गर्मी का मौसम होता है, तो इसमें जो आंसर जो होगा यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर बंगाल वाला काल बैसाखी, ध्यान रखेंगे आप। वही बात करें, यही हवाएं जो कर्नाटक और केरल वाले हिस्से में आप पढ़ते हो, आम्र वर्षा, ये भी प्री मानसून वर्षा है जो आम की खेती के लिए अच्छा होता है।
एक आप पढ़ते कौन सा, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, और एक आप पढ़ते कौन सा, कॉफी वर्षा, कॉफी सावर बोलते हैं तो कॉफी वर्षा। ये कौन सा राज्य, कर्नाटक और केरला। मध्य वाला में क्या चलता है, तो मध्य में चलता है क्या, लू। और लू क्या होता है, वो गर्म हवाएं जो धूल के कण युक्त होते हैं, जो एकदम तेज धूप के साथ साथ क्या होते हैं, हवाएं चलती है, वो कहाँ होता है, मध्य मैदान में होता है, कहने के वहाँ पे। तो ध्यान रखेंगे, ये सब नाम क्वेश्चन आ चुका है कई बार वहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, काल बैसाखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अध्ययन का ही पाठ ध्यान रखेंगे आप। कक्षा 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान विषय का अध्यापन किया जाता है ताकि विद्यार्थी, ऑप्शन दिया है क्योंकि सोशल स्टडी का पार्ट है, आपका ध्यान रखेंगे 60 प्रश्न आएंगे वहीं से, वो परीक्षा में पास हो सके इसलिए पढ़ाया जाता है क्या, कि अपने आसपास की घटनाओं को समझ सके, नक्शा भरना सीख सके, या अपने गांव या शहर के बारे में जान सके। तो मेन जो सामाजिक अध्ययन, जो सोशल स्टडी जो करवाया जाता है, वो आसपास के लोगों को समझने के लिए होता है, ध्यान रखेंगे। तो अपने आसपास की घटनाओं का विवरण जानने के लिए होता है। आप स्कूल लाइफ में थोड़ा सा एक आप पढ़ते हो परियोजना या प्रैक्टिकल निर्माण करते हैं जो पर्यावरण में, उसमें पार्ट आता है कहीं कि वहाँ पे हो, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को अक्षांश एवं दशांतर रेखाओं को समझाने के लिए कौन सी सहायक सामग्री सबसे उपयुक्त है। देखिए, आप जब शिक्षक बनने जा रहे हो तो वहाँ पे अगर आपको विद्यार्थियों को समझाना है और आपको ये बताना है अक्षांश और देशांतर रेखा, तो कौन सा आसान चीज़ से आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। ऑप्शन दिए है आपके पास, ग्लोब, एटलस, मानचित्र या चित्र चार्ट। तो आप पढ़ते होंगे अक्षांश और एक देशांतर। जैसे कि थोड़ा समझेंगे ध्यान से इसको, जैसे हम ग्लोब की बात करते हैं, जैसे एक ग्लोब है और इस पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री पे जो लाइन खींची जाती है, ये 0 डिग्री पे, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, यही कहलाता है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के पैरेलल जो लाइन खींची जाती है 1 डिग्री पे 1, 2 डिग्री पे 2, ऐसा करके ये पूरा ऊपर कहाँ तक खींची जाती है, ये 90 उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ पोल तक यहाँ पे। तो ये पूरा ऊपर वाला क्या कहलाता है, यही उत्तरी अक्षांश बोलते हैं इसी को। सेम क्या होगा, नीचे भी क्या करें जाएगी, अक्षांशीय रेखा, ये इसको क्या बोलते हो, दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है आपके लिए, देशांतर रेखा कहलाती है, यही क्या कहलाती है, देशांतर। तो कुछ ऐसा खेलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं ना इसी को, ये कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान रखना। तो आप देखो अक्षांश और देशांतर को आसानी से इसका कहाँ पे बताएं, ग्लोब के माध्यम से बता पाए, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनिए करके एक प्रश्न आया था। देखिए, व्यापम भी कथन कारण पूछ रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो समझेंगे पहले, कारण क्या दिया, ए, हिमालय की ऊंचाइयां हमेशा बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रहा है। कारण क्या बोला है, क्योंकि हिमालय कैसा पर्वत है, नवीन वलित पर्वत। अब वलित पर्वत मतलब क्या, ये समझेंगे ध्यान से। आप पढ़ेंगे हिमालय का जो निर्माण हुआ है यूरेशियन प्लेट, यहाँ पे कौन सा था, यूरेशियन प्लेट, ये ध्यान रखेंगे। और इंडियन प्लेट टूट कर आ रही कहाँ से, गोंडवाना से। इधर कौन सा था आपका, गोंडवाना, ये गोंडवाना प्लेट है। और इसी गोंडवाना से इंडियन प्लेट टूटी और इस प्रकार से उत्तर की ओर गति किया और यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे टकराने से पहले एक क्षेत्र पढ़ते हो जिसका नाम है टेथिस सागर, ये एरिया का नाम है टेथिस सागर नाम है, ध्यान रखना। और इंडियन प्लेट टकराने वाली किससे, यूरेशियन प्लेट से। आप इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो टकराती है उसको बोलते हो अभिसारी गति, ध्यान रखें, कन्वर्जन बोला जाता है। आप एक थ्योरी पढ़ेंगे WJ मॉर्गन जी का, WJ मॉर्गन, इन्होंने एक थ्योरी क्या दिया है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या बोला है, जितना भी प्लेट है पूरे ग्लोब में, पृथ्वी में, वो एक गति करता है, अपसारी गति करता है। अपसारी गति में क्या होता है, 2 प्लेटें दूर जाती है, और एक होता है कौन सा, अभिसारी गति। और अभिसारी गति में क्या होता है, 2 प्लेटें पास पास आती है, टकराती है मतलब। और तीसरा कौन सा होता है आपका, संरक्षी। इसमें क्या होता है, 2 प्लेटें आपस में ऐसा पैरेलल चलती है, ऐसा कुछ है कि नहीं वहाँ पे वो। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला है जो आपका अभिसारी, इंडियन प्लेट यूरेशियन में दोनों आपस में टकरा रही है, ध्यान रखना ये वाला हिस्सा, ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट।
तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती है, जैसे कि प्लेट इंडियन ले लो और ये प्लेट कौन सा आपका यूरेशियन, और दोनों के बीच कौन सा गति हो रहा है, अपसारी। ध्यान रखना, जैसे जैसे गति होगा पास पास आते जाएंगे इन लोग, और ये वाला हिस्सा जो है ये ऐसा ऊपर वलयित के रूप में ऐसा बाहर आते जाएगा, ये ऐसा कुछ। तो ये जो बाहर ऊपर निकला हुआ हिस्सा क्या है आपका, हिमालय। ये कौन सा हिस्सा, ये हिमालय। तो दोनों प्लेट तो हमेशा अभी भी बढ़ रही ना, तो बीच के हिस्सा क्या होता जा रहा है, ऊपर उड़ते जा रही है। ध्यान रखना, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वलित पर्वत है और वलित पर्वत की वजह से हाइट बढ़ते जा रही है कहीं वहाँ पे वो, जिसके वजह से यहाँ पे कथन और कारण अगर देखोगे तो यहाँ पे समझिएगा, ये जो आपका कथन तो सही है, कारण भी सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। ध्यान रखना, वलित पर्वत के वजह से होने की वजह से क्या है, उसका हाइट बढ़ते जा रहे हैं। माउंट एवरेस्ट 8848 तक कुछ साल पहले, अभी कितना पढ़ते हो, 8848.85 पढ़ते हो, तो ये सही है। ध्यान रखना, कथन और कारण दोनों सही है और उसका व्याख्या भी करता है। आया समझ में, ये क्वेश्चन कई बार फंसा है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थल मंडल को निम्न से कौन सा भाग वर्णित है। स्थल मंडल जो है कौन सा भाग को वर्णित किया जाता है, तो आप पढ़ते हो स्थल मंडल के अंतर्गत। थोड़ा सा ये मैप को समझना ध्यान से, मैं बता दूं आप लोगों को। आप जब मैप पढ़ते हो, भूमि का आंतरिक हिस्सा जो है ये वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा कहलाता है आपका मुख्य रूप से भूपर पट्टी, इसको हम बोलते हैं भूपर पट्टी। ध्यान रखना, और बीच वाला क्या कहलाता है आपका मुख्य रूप से भूप्रवाल, भूप्रवाल, और नीचे वाला क्या कहलाता है आपका क्रोड बोलते हो। ये तीन नाम जानते हो, भूपर पट्टी, भूप्रवाल और एक क्रोड। इसी को आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो, क्रस्ट। ये क्या कहलाता है अंग्रेजी में, क्रस्ट बोलते हैं इसी को, ध्यान रखना है। और ये क्या कहलाता है, मेंटल या मेंटल बोलते हैं इसी को, ये क्या कहलाता है, मेंटल। और नीचे वाला क्या कहलाता है, कोर कहलाता है, इसको क्या बोलते हो आप लोग, कोर बोला जाता है। तो ये जो सबसे ऊपर जो हिस्सा है ये पूर्ण रूप से ठोस है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा क्या है, पूर्णतः ठोस है। ध्यान रखना, ये वाला पार्ट, ये पूर्णतः क्या है, ये ठोस है। ये जो हिस्सा है आपका भूपदार्थ वाला हिस्सा क्या है, अर्ध ठोस है। ये कैसा है, अर्ध ठोस। और इसको आप ऊपर वाले को पढ़ते हो क्या, ये वाला हिस्सा लिक्विड फॉर्म में, मतलब द्रव है ये, और नीचे वाला क्या है, इसका पूर्ण से क्या है, ये ठोस है। तो सबसे ऊपर जो ठोस है वही क्या कहलाता है आपका स्थल मंडल बोलते हैं उसी को। ध्यान रखना, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, यहाँ पे भूपर पट्टी और क्रोड तो नहीं आएगा, क्योंकि क्रोड सबसे क्या है, नीचे है, ठीक है। भूपर पट्टी और मेंटल का निम्न भाग ये भी नहीं आएगा, ये आ सकता है भूपर पट्टी और मेंटल का सबसे ऊपरी भाग। अब मेंटल का ऊपरी भाग कौन सा बोल रहे हैं, इसको जो आप पढ़ रहे हो मेंटल, ये वाला हिस्सा ऊपरी भाग बोल रहे हैं यहाँ पे, ये। तो ये आंसर होगा कहीं नहीं वहाँ पे वो। तो इसका जो सही आंसर जो होगा कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ये सही होगा। ये तो क्रोड आएगा ही नहीं आएगा, क्रोड तो सबसे नीचे आंतरिक भाग होता है ना वहाँ पे वो, तो ये नहीं आ सकता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, ये सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की निम्न परतों में से किस एक परत में जलवायु तथा मौसम संबंधित परिवर्तन होते हैं। तो आप जब वायुमंडल पढ़ते हो तो वायुमंडल का लेयर आप पढ़ते हो, वायुमंडल का सबसे निचली जो स्तर होती है, सबसे नीचे वाला, ये कहलाता है क्या, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं इसी को आप लोग। जो 0 से कहाँ तक होता है, 18 किलोमीटर। इसके ऊपर जो 50 किलोमीटर तक होता है वो क्या कहलाता है आपका, समताप मंडल, समताप मंडल। इसके ऊपर कौन सा होता है आपका, मध्य मंडल। फिर कौन सा, आयन मंडल, या इसी को क्या बोलते हो, ताप मंडल। और सबसे ऊपर कौन सा होता है आपका, बहिर्मंडल। ये 5 होता है। तो सबसे नीचे वाला जो सतह है, सबसे निम्न वाला जो सतह कौन सा आपका, क्षोभ मंडल। इसी में क्या होता है, जितना मौसमी संबंधी घटनाएं होती इसी में होता है। मौसमी घटनाएं, क्या क्या मौसमी घटनाएं में आएगा, आंधी, तूफान, पानी, बरसात, बिजली कड़कना, सब इसी में होगा। समताप, ताप क्या है यहाँ पे, समान है, तो यहाँ पे तापमान क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। टेम्परेचर क्या होता है, बराबर रहता है। ध्यान रखना, तो कोई मौसमी घटनाएं होगी क्या, नहीं। इसी का नाम देखे होंगे, जितना आप एरोप्लेन या हवाई जहाज जो पढ़ते हो, वायुयान, वो कहाँ चलती है, वो समताप मंडल में, यहाँ पे समताप मंडल में चलता है। ध्यान रखना, वायुयान वगैरह है। साथ साथ आप समताप मंडल में पढ़े होंगे एक लेयर, आप पढ़े समताप मंडल में क्या, ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर कहाँ से कहाँ तक है, 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर में ना, यही क्या कहलाता है, ओजोन लेयर। तो सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है आपका,
समताप मंडल में है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना आप। अभी क्या पूछा है, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पे होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, अधोमंडल। अधोमंडल मतलब सबसे नीचे वाला मंडल, निम्नतर स्तर, इसी को तो क्षोभ मंडल बोलते हो। देखो क्वेश्चन फंसा दिया आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे। आप पढ़े क्षोभ मंडल, आया क्या आपका अधोमंडल। अधो मतलब क्या होता है, नीचे होता है, ध्यान रखना आप। तो सबसे नीचे में कौन सा है आपका, क्षोभ मंडल है। कई बार अंग्रेजी में पढ़े होंगे आप लोग, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये भी क्वेश्चन आता है कहीं वहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आयन मंडल, ये क्वेश्चन आता है, जितने सैटेलाइट स्थापित होता है यहीं पे होता है, ध्यान रखना। सैटेलाइट कहाँ पे स्थापित होता है आपका, आयन मंडल, क्योंकि वहाँ से क्या निकलते है, जो विकिरण जो आती है ना उसको वापस भेजती है वहाँ पे वो, तो सैटेलाइट वहीं आयन मंडल में होता है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, सबसे बड़ा बोला है, ध्यान रखना। पहला अगर पूछा जाता तो किसको लेते हैं आप, दामोदर घाटी को, ये सबसे पहला है, दामोदर नदी पे भारत का पहला क्या है, परियोजना है। यहाँ पे आंसर जो आता है भाखड़ा नांगल परियोजना। और ये जो है आप पढ़ेंगे दो नदी, एक आप पढ़ते हो मुख्य रूप से सतलज, नदी का नाम क्या है, सतलज, और दूसरा जो नदी पढ़ते हो उसका नाम क्या है आपका, व्यास। सतलज और व्यास, ये दोनों जहाँ पे संगम करती है, पंजाब में एक जगह है हरीके बैराज, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट, हरीके बैराज। और यहाँ पे जो पानी जो रुकता है ये वाला हिस्सा, यही क्या बनता है, जलाशय। तो यही क्या है आपका, भाखड़ा नांगल जलाशय, ध्यान रखेंगे। और भाखड़ा नांगल जलाशय का नाम है किसके ऊपर, गोविंद सागर जलाशय, गोविंद सागर जलाशय। और यही गोविंद सागर जलाशय को बोला जाता है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वी बांध का नाम दिया जाता है। गुरुत्वी बांध में क्या है, सबसे ऊंचा बांध है। तो ये कहाँ पे है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों वाले राज्य में आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, सबसे बड़ा बोला गया है ना, ध्यान रखना। तो इसका क्या आएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना। सबसे पहला पूछा जाएगा तब दामोदर घाटी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। सबसे पहला पूछते हैं ना कभी भी क्वेश्चन तो याद है किसको, दामोदर घाटी। और सबसे ऊंचा पूछेगा भारत का ना, सबसे ऊंचा तो कौन सा है, टिहरी बांध, कौन सा आता है, टिहरी बांध उत्तराखंड में। और सबसे लंबा बांध पूछा जाता है ना, तो ध्यान रखना सबसे लंबा कौन सा आता है, हीराकुंड, ओडिशा, महानदी। और सबसे बड़ा बोला जाता है ना, जहाँ पानी स्टोर सबसे ज़्यादा होता है, वो कौन सा है, भाखड़ा नांगल। ये 4 क्वेश्चन फिक्स है, आना ध्यान रखना, कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक प्रायद्वीप पठार संबंधित नहीं है बोला है, ये वाला हिस्सा क्वेश्चन नहीं है बोला है, ध्यान रखना आप, ये नहीं है। तो आप भारत का जो भौगोलिक दशाएं जब पढ़ते हो, जब आप भारत का भौगोलिक या तो आप पढ़े होंगे प्राकृतिक विभाजन, तो प्राकृतिक विभाजन भारत को कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में। चलिए कौन कौन सा 4 भाग है, भारत का नॉर्दर्न जो साइड है कौन सा है आपका, पूरा हिमालय पर्वत, ये कौन सा पर्वत है, ये हिमालय। भारत का साउदर्न जो एरिया है ट्रायंगल शेप में, यही कौन सा है आपका, प्रायद्वीप, यही कौन सा हिस्सा है, प्रायद्वीप। और भारत का मिड वाला जो हिस्सा यहाँ पे, ये क्या है आपका, मैदान है, ये कौन सा है, मैदान। और ये जो आपका कोस्टल जो एरिया है इसको बोलते हैं कौन सा, तटीय मैदान। ये 4 भाग होते हैं, पर्वत, प्रायद्वीप पठार, मैदान और एक आपका तटीय मैदान। तो यहाँ कौन सा नहीं है बोला है, तो काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है दक्कन ट्रेप चट्टाने मिलता है, और वो कौन सा हिस्सा है भारत का, ये वाला क्षेत्र, ये वाला हिस्सा भारत का। देखो यहाँ पे वो आगे प्रायद्वीप में, ये तो है प्रायद्वीप का। आग्नेय चट्टान, वो काली मिट्टी ही क्या है, आग्नेय चट्टान में से बनती है, मतलब काली मिट्टी ही आग्नेय चट्टान से बनती है, ध्यान रखना। तो यही वाला क्षेत्र होगा आपका बेसाल्टिक वाला, ये भी सही। दक्कन ट्रैप भी सही है, वही बताया आपको। खादर जो है ये गंगा के मैदान में आता है, ये गंगा का मैदान का पार्ट है। आप पढ़ेंगे, एक नाम सुने होंगे बांगर, एक नाम सुने होंगे कौन सा, भाबर, एक नाम सुने कौन सा, खादर, एक पढ़ते कौन सा, तराई। ये चारों नाम कहाँ पे आता है, गंगा के मैदान में। तो आंसर क्या होगा आपका, डी सही होगा, आंसर डी सही, ध्यान रखना। कौन सा नहीं है प्रायद्वीप का हिस्सा बोला गया, तो मैदान का पार्ट है वो, ठीक है। नेक्स्ट, ए और बी को मिलाना है, ध्यान रखना। एक तरफ ए दिया है और एक तरफ बी दी गई है, क्या क्या दिया गया समझेंगे ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को। पी तरंगे, तो आप पढ़ते हो जब भूकंप पढ़ते हो तो PSL प्राइमरी, सेकेंडरी, और एक कौन सा लॉन्गिट्यूड तरंगे पढ़ते हो। तो पी तरंगे जो है किससे संबंधित है, भूकंप तरंगे। तो ए का क्या आएगा यहाँ पे, 3,
लेकोलिथ, लेकोलिथ क्या होता है? ज्वालामुखी संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। बेसाल चट्टान अभी बताया आप सभी को, आग्नेय चट्टान। 2 संगमरमर किससे? कैंतरित, ये 4। 3 1 2 4, आप देखिए 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मैच हो रहा है। लेकोलिथ क्या होता है थोड़ा समझना ध्यान से। जब लावा जब उद्गार होता है ना, तो लावा जब ऊपर की ओर आता है ऐसा इस प्रकार से, और ऐसा गुंबदाकार ऐसा आकार ले लेता है, उसको क्या बोलते हैं? लेकोलिथ। जो 2 चट्टानों के मध्य से क्या निकलता है? वो बाहर निकलता है, वो कहलाता है लेकोलिथ। एक होता है बैथोलिथ, जो क्या करता है, उसका जो क्षेत्र होता है वो चौड़ा होता है, और ऐसा क्या होता है? ऐसा गुंबदाकार होता है, ध्यान रखना। तो एक हम लोग लेकोलिथ पढ़ रहे हैं, तो मैंने बताया किससे संबंधित है? वो ज्वालामुखी से संबंधित है। समझ में आया ये? तो याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा एक अपर्दन का अभिकर्ता नहीं है? अर्थात कौन से कारण जो है अपर्दन का नहीं है? तो अपर्दन किससे किससे होता है? तो अपर्दन आप पढ़ते हो क्या? बहता हुआ जल, जैसे कि ये मान लो जाए मिट्टी है, ये मिट्टी है, और इसके ऊपर जब नदी गुजरती है तो क्या करती है? इसको बहा करके ले जाती है। पहला तो है ग्लेशियर, आप पढ़े होंगे, ये है, ये भी है। जब आप पढ़ते हो ग्लेशियर को तो आप ध्यान होगा, ग्लेशियर जब पिघलता है, जैसे मान लीजिए ऊंचा चट्टान है ये, और इस ऊंचा चट्टान में क्या यहाँ पे ग्लेशियर है, और ये पिघलेगा तो क्या करेगा? वो चट्टान का जो ऊपर वाला हिस्सा है पहाड़ का, उसको बहा कर लेके जाता है ऊपरी हिस्से को। ये भी सही है। हवा, हवा आप लोग देखे होंगे, जब एकदम मैदानी या शुष्क एरिया में पढ़ते हो तो यहाँ के हवा जो है मिट्टी को उड़ा करके ले जाती है, हवा जो है मिट्टी को उड़ा करके ले जाती है, अपर्दन होता है। तापक्रम उतना प्रभाव नहीं करता है, ध्यान रखना आप, टेम्परेचर उतना मायने नहीं रखते अपर्दन के लिए ना, ध्यान रखना आप। तो ये आपका आंसर क्या होगा? डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा भू आकृति नदी द्वारा बनाई जाती है? इनमें से कौन कौन सा एरिया जो है नदी बनाता है? तो नदी के लिए आप पढ़ेंगे पहला गॉर्ज, गॉर्ज, और गॉर्ज को ही आप क्या बोलते हो? महाखड्ग। ये क्या है? बड़ा सा क्या है? गड्ढा है। जैसे कि आप पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए हिमालय पर्वत है ये, और हिमालय पर्वत में क्या है? नदी आ रही मान लो जाए, और नदी क्या करेगी? यहाँ पे जब आएगी, अब नदी तो ऐसा ऊपर चढ़ के तो नहीं जाएगी, है ना, तो नदी क्या करती है? अपने मार्ग में ऐसा गहरा गॉर्ज काट देती है, और गहरा गॉर्ज काट कर कहाँ मुड़ जाती है? दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर जो मुड़ा, और यहाँ पे जो गहरा गॉर्ज काटा है वो नदी ने काटा, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही हो गया। कैनियन क्या होता है? ये भी गॉर्ज ही के समान होता है, लेकिन ये पतला और सकरा होता है, ध्यान रखना आप। और आप पढ़ेंगे गोखुर झील, तो गोखुर झील के लिए आपको एक फेमस नदी बताते हैं भारत में, जिसका नाम है कोसी। आप पढ़ेंगे एक नदी जिसका नाम है कोसी नदी, और भारत में कोसी नदी सबसे ज़्यादा क्या है? मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। ऐसा कुछ विसर्पाकार बहती है, कौन सी नदी है? कोसी, जो नेपाल से आती है, बिहार की तराई में बहती है, ध्यान रखना। और जब इस मार्ग पे बह रही है तो यहाँ पे क्या किया? पानी का विस्तार। जब कभी में प्रवाह कम हुआ तो इस गति से बहना चालू कर दिया, यहाँ पे भी क्या हुआ? पानी का प्रवाह, जिसके वजह से वहाँ पे अवसाद जमा हो गए होंगे, तो ये हिस्सा ऐसा ऊपर उड़ गया होगा, और ये नीचे वाला गड्ढा बन गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ? पानी जमा हो गया, ये वाला हिस्सा। तो देखो आकार कुछ ऐसा बना था, देखो ऐसा एक नीचे बनेगा यहाँ पे, ये वाला हिस्सा में यहाँ पे, तो ये जो आकार है गाय के खुर के समान है, ये वाला, तो इसको क्या नाम दिया जाता है? गोखुर झील बोलते हैं, गोखुर झील। जैसे बिहार पे एक झील है जिसका नाम है कंवरताल झील, कंवरताल झील, जो कि क्या है? एक गोखुर झील है। आया समझ में ये? तो तीनों के तीनों किससे बनता है? नदी से बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 2 और 3। माजुली द्वीप सुने होंगे आप, ब्रह्मपुत्र नदी बनाता है, तो नदी जो है द्वीप भी बनाता है, तो चौथा ऑप्शन अगर डाल देता हूँ वहाँ पे माजुली द्वीप, तो वो भी आंसर सही होगा, आपको ध्यान रखना आप। जैसे आप छत्तीसगढ़ में पढ़े होंगे, कौन सा एक आप पढ़ते हो? मतकू द्वीप, नदी के बीचों बीच है कहीं नहीं, वहाँ नदी द्वीप बोलते हैं उसी को, सही आंसर होगा ये, ध्यान रखना आप। भारत में सर्वाधिक जनघनत्व तो कौन सा राज्य है? तो ये जनसंख्या से पूछा गया। देखो तो हमारे यहाँ जनगणना कब हुआ था? जनगणना 2011 अंतिम रूप से, जिसमें से जनघनत्व क्या होता है? आप पढ़ेंगे जनघनत्व। भारत का जनघनत्व कैसा निकाला जाता है? 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में या 1000 वर्ग मीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, वही क्या कहलाता है? जन घनत्व। तो ध्यान रखना, भारत का जन घनत्व अगर पूछा जाता है तो आप पढ़ते हो 382 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर, जिसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में आता है तब बिहार 1106 व्यक्ति, और सबसे कम कौन सा आता है अरुणाचल प्रदेश केवल और केवल 17 व्यक्ति। तो सर्वाधिक कहाँ पे है? बिहार में 1106, अरुणाचल प्रदेश क्या सबसे कम है? केवल और केवल 17। तो आप देख सकते हो इसका ऑप्शन क्या दिया है आपका बिहार। आया समझ में ये? और ओवरऑल भारत का भी याद करना है 382 पर पर्सन है पर स्क्वायर किलोमीटर में, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ओजोन परत वायुमंडल में किस स्तर पर पाई जाती है? मैं अब भी शायद तक ओजोन लेयर आपको बताया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। मैं अभी पढ़ाया हूँ जस्ट कौन से लेयर में पाई जाती है सबसे ज़्यादा विस्तार, ठीक है। तो आप जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे अश्व अक्षांश भी कहा जाता है? ध्यान रखना ये आपका जलवायु से कहीं ना कहीं क्वेश्चन है। तो आप पढ़ते हो जब ग्लोब के बारे में, थोड़ा समझेंगे ध्यान से ये, और जैसे ही आप पढ़ेंगे थोड़ा सा पृथ्वी का गति और सूर्य का वहाँ पे पड़ने वाला प्रकाश, ये 0 डिग्री है, ध्यान रखना। 0 डिग्री का आपको याद है नाम दिए थे भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। यहाँ पे ना मार्च महीने में सूर्य का प्रकाश सीधी पड़ती है, और सितंबर महीने पे 21 मार्च और 23 सितंबर यहाँ सूर्य का प्रकाश सीधी पड़ी है, ये पड़ती है। इसके बाद कहाँ पे? कर्क रेखा पे सूर्य का प्रकाश कितने डिग्री पे? 23.5। फिर नीचे पड़ती है मकर रेखा में, कहाँ? 23.5 डिग्री पे, ये वाला हिस्सा। ये जो पड़ता है कब? दिसंबर महीना 22 दिसंबर को, और ये पड़ता है कब? 21 जून। ये पढ़े हैं मैंने, सब लोग जानते होंगे। जून में कर्क रेखा, दिसंबर में मकर रेखा। इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे, इसके नीचे 30 ले रहा हूँ, और इसके नीचे कितना? 35। ये जो 30 और 35 वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता है उपोष्ण उच्च वायुदाब। इसको बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र। और यही उपोष्ण उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र में क्या चलती है? तेज हवाएं। और तेज हवाएं जिस जगह चला, दक्षिण में बता दो ना, दक्षिण वाले हिस्से में, कहाँ पे? 30 से 35 में। 30 से कहाँ पे? 35 में। तो इसी हवाओं को नाम क्या दिया जाता है? अश्व अक्षांश नाम देते हैं, अश्व अक्षांश। क्योंकि यहाँ पे आप ऐतिहासिक रूप से बता दो, बस थोड़ा कहानी समझना। जब जहाज ना, पानी जहाज यहाँ पे पहुँचता है ना, तो तेज हवाओं की वजह से लहरें भी क्या होती है? तेज होती है। तो उस समय मध्यकाल में क्या होता था? पश्चिम से पूर्व की ओर घोड़े का मतलब अश्व का व्यापार होता था, जहाँ पे व्यापारियों ने अपना जान बचाने के लिए, माना जाता है कि घोड़े को ना उस समुद्र में फेंका था, तो उसके नाम से क्या पड़ा था? अश्व अक्षांश बोला गया था। ध्यान रखना ये 30 से 35 इसको क्या बोलते हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देख रहे हो तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है वो, तो आंसर बी आएगा आपका, ठीक है ना। इसका डिटेल में पढ़ाया हूँ, ध्यान रखना। आप रेगुलर बेस से होंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, बस अभी इतना जानना है। 30 से 35 दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं कहलाती है उपोष्ण उच्च वायुदाब, जहाँ पे घोड़े को क्या किया था? समुद्र में फेंका गया था, व्यापारियों को था, वही क्या कहलाया आपका? अश्व अक्षांश कहलाया। इतना याद करना है बस आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य पर्वत श्रेणी और उनके सबसे ऊंचे शिखर को मिलाइए बोला है। तो यहाँ पे देखिए आंसर, अरावली पर्वत हम पढ़ते हैं गुजरात से लेकर कहाँ तक? दिल्ली। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत में काउंट होती है। इसका ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। यहाँ ए का क्या आएगा? 2। हाइट लिख देता हूँ, कितना पढ़े हो? 1722 मीटर पढ़े होंगे आप। नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलती है, तमिलनाडु वाला हिस्सा, केरला वाला और कर्नाटक वाला, 3 राज्यों में फैला है कौन सा? नीलगिरी। तो नीलगिरी पर्वत ऊंची चोटी दोदाबेट्टा, ये आएगा 3। इसका हाइट पढ़ते हो 2637 मीटर। सतपुड़ा पर्वत, आप विंध्याचल सतपुड़ा सुने होंगे, तो सतपुड़ा का विस्तार एमपी में ज़्यादा है। ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़, धूपगढ़। इसका हाइट पढ़े होंगे आप लोग 1350 मीटर। पश्चिमी घाट और इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी एक आएगा, इसका 2695 मीटर। कई बार इसको चोटी को जमाने के लिए आता है, इसलिए मैं हाइट लिखा हूँ। तो ए का 2, बी का 3, देखो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी होगा। तो आप आंसर जो लेंगे इसे क्या लेंगे? सी आंसर लेंगे, ठीक है ना। सीक्वेंस जमाने के लिए भी आता है, वो भी ध्यान रखने आप। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
भारत के कौन से राज्य चीन की सीमा से लगे हुए हैं? एकदम इजी क्वेश्चन है। तो भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है आप बोलते हो मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा आप पढ़े होंगे भारत में। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। ये भारत का जो पूर्वी जो हिस्सा है, यहाँ पे केवल पूर्वी हिस्सा को बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये जो हिस्सा है आपका कौन सा, ये लद्दाख, ये हिमाचल प्रदेश, ये कौन सा है, उत्तराखंड। और यहाँ पे एक देश कौन सा है, ये नेपाल है, ये वाला हिस्सा ये नेपाल है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा, ये भूटान है। और भारत में ये वाला हिस्सा कौन सा, सिक्किम, ये कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, ये कौन सा है, सिक्किम, ये उत्तराखंड, और ये हिमाचल प्रदेश, ये कौन सा है, लद्दाख। और ये पूरा जो क्षेत्र है नाम क्या है इसका, मैकमोहन। और मैकमोहन रेखा कौन से देश के साथ है, ये चीन के साथ है। तो देखो कौन कौन है ऑप्शन अगर देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और एक हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा। तो अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और एक हिमाचल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है इसका, ये सही होगा। तो भारत और चीन के मध्य पूछा गया, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आप पढ़ते हो 1969 में परमाणु ऊर्जा गृह स्थापित किया गया था तारापुर में। तारापुर परमाणु ऊर्जा गृह, ये ध्यान रखेंगे। किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? तो आप पढ़ते हो अमेरिका। किसके सहयोग से था ये? अमेरिका के सहयोग से। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, ये सही होता है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। इतना जो क्वेश्चन जो बताया जा रहा है सब के सब एग्जाम में आए हुए, ध्यान रखना। सीजी टेट 22 और सीजी टेट आपका 24। तो इसका देखिए, मोह असंबद्धता पाई जाती है। एक्चुअल में आप पढ़ते इसी को मोह डिसकंटिन्यूटी, आप इसी को पढ़ते मोह डिसकंटिन्यूटी या मोह असंबद्धता। ये कहाँ पे पाई जाती है? छोटा सा समझेंगे, मैं पूरा मैप बता दूँ आप लोगों को। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी आपको याद होगा, एक बताया गया था, सबसे ऊपर वाले क्या बोलते हैं हम लोग? भूपर पट्टी बोलते हैं। ये कहलाता है भूपर पट्टी, क्रस्ट बोला था, याद होगा। बीच वाला कहलाता है क्या? भूप्रवाद, मेंटिल बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूप्रवाद। और सबसे नीचे वाला क्या कहलाता है आपका? क्रोड कहलाता है। ये तो इतना तो बताया था आपको। ये जो मेंटिल, ये वाला मेंटिल, ये कौन सा है आपका? क्रस्ट, सॉरी हाँ क्रस्ट। दोनों को डिवाइड करने वाला जो हिस्सा होता है इसको मुख्य रूप से बोला जाता है मोह असंबद्धता। मोह असंबद्धता। असंबद्धता को इंग्लिश में याद करना इजी पड़ेगा। डिसकंटिन्यूटी मतलब एकदम निश्चित रूप से नहीं है वो, क्योंकि ये वाला हिस्सा क्या है आपका? ठोस है। ये हिस्सा क्या है आपका? अर्ध ठोस है। क्या पूरा ठोस है क्या? नहीं, दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो डिफरेंस बताने वाला हिस्सा क्या कहलाया? मोह असंबद्धता। ये आपका पूरा ठोस, अर्ध ठोस था, अब ये लिक्विड था, याद होगा। तो इसी को बोला जाता है, ये वाले हिस्से को, इसको बोला जाता है गुटनबर्ग। गुटनबर्ग असंबद्धता, ये कहलाते हैं गुटनबर्ग असंबद्धता। किसके बीच में चाहिए? भूपर पट्टी और क्रोड, और ये मेंटिल और किसके बीच? ये क्रस्ट। आया समझ में? मोह असंबद्धता, भूपर पट्टी और भूप्रवाद, गुटनबर्ग असंबद्धता, भूप्रवाद और आपका कोर। अब इसको भी डिवाइड कर दिया जाता है। देखो ये जो हिस्सा, ये हिस्सा यहाँ से डिवाइड होता है दो भागों में, और ये हिस्सा यहाँ डिवाइड होता है, और ये वाला हिस्सा यहाँ से डिवाइड होता है। ये ध्यान रखेंगे। इसको बोला जाता है अपर क्रस्ट, इसको बोलते हैं लोअर क्रस्ट। सुना ध्यान से, ऊपरी भूपर पट्टी, निचली भूपर पट्टी। इसको बोला जाता है अपर मेंटिल, इसको बोलते हैं लोअर मेंटिल। ये जो हिस्सा है इसको बोला जाता है आउटर कोर, इसको बोला जाता है इनर कोर। नाम समझना ध्यान से। आउटर कोर और इनर कोर के बीच ये जो नाम है इसको बोला जाता है लेहमैन। ये कहलाता है क्या? लेहमैन। अपर मेंटिल लोअर मेंटिल के बीच नाम है, इसको बोला जाता है रेपेटी। रेपेटी। सब में असंबद्धता ध्यान रखना है ना, ठीक है। और अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच नाम है, इसको बोलते हैं मुख्य रूप से कोनराड। ये क्या कहलाता है? कोनराड। तो देखो 5 हो या टोटल 5। अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच कोनराड, पूरा ये वाला हिस्सा भूपर पट्टी, पूरा वाला हिस्सा कौन सा? आपका भूप्रवाद। इसके बीच है मोह असंबद्धता, ये नीले कलर वाला है। फिर अपर मेंटिल लोअर मेंटिल के बीच रेपेटी, और पूरा ये भूपर पट्टी पूरा कोर, इसके बीच कहलाता है गुटनबर्ग। और यहाँ पे
आउटर कोर और इनर कोर के बीच है लेहमैन। तो उत्तर से दक्षिण जमाओगे तब कोनराड, मोहो, रैपिटी, गुटनबर्ग, लेहमैन। ये 5 होते, ध्यान रखना। आप मैप में देखोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए सबसे ऊपर कोनराड, ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है? कोनराड, मोहोविविक, रैपिटी, गुटनबर्ग, और कौन सा आपका ये लेहमैन। तो ये 5 ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा है मोहो किसके बीच है, तो आप बताइए किसके बीच होगा? ये बाह्य और आंतरिक को हटा दो, ये भी हटा दो। मेंटिल और कोर ये भी हटेगा। तो भूपर पट्टी सबसे ऊपर वाला और मेंटिल बीच वाला। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। आया समझ में? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी परीक्षा होगा सब एग्जाम के लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और CGTET में पहले बता रहा हूँ, जो फरवरी महीने में होने वाला है, तैयारी अभी जारी कीजिए। हम आपको निरंतर इसी प्रकार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराएंगे, उसके साथ साथ नया क्वेश्चन भी लेके आएंगे। अभी फिलहाल हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करवा रहे हैं। एग्जाम आते आते तक आपके लिए एक बड़ा क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत सेट होगा, उसमें 50 से 100 क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन होते हैं, 10 नंबर बहुत होते हैं, और 20 नंबर तो इतिहास का होगा। 30 नंबर की तैयारी देखो मैं करवा दूँ आपके लिए। तो उड़ान IAS अकेडमी के साथ बने रहिएगा, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।